ओके, तो इस वीडियो में हम जावा के एक्सेप्शन हैंडलिंग पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस कवर कर लिया था। अभी ये पार्ट 2 में नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर कस्टम एक्सेप्शंस एंड हाउ डू यू क्रिएट वन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा के अंदर कस्टम एक्सेप्शंस क्या होते हैं और हम कस्टम एक्सेप्शन को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो इधर आंसर हम देखते हैं। हमारे पास एक सिंटेक्स दिया हुआ है कस्टम एक्सेप्शन को क्रिएट करने का। तो जैसे हम एक नॉर्मल क्लास को क्रिएट करते हैं वैसा ही हमें क्रिएट करना है। बस ये है कि इन केस अगर हमें कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करना है तो हमें एक्सटेंड करना होगा या तो एक्सेप्शन क्लास या फिर रन टाइम एक्सेप्शन। सिंस यहाँ पे हमने एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड किया है तो ये एक चेक्ड एक्सेप्शन है। या फिर हम बोल सकते हैं इसको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि अब जहाँ पर भी हम इस माई एक्सेप्शन, ये जो हमारा कस्टम एक्सेप्शन है, इसको थ्रो करेंगे तो एक जिस मेथड में हम थ्रो कर रहे हैं तो उसे हमें मार्क करना पड़ेगा, उसके सिग्नेचर में हमें थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, जो भी मेथड इस मेथड को कॉल करेगा जिसके अंदर हमने ये एक्सेप्शन थ्रो किया है, तो कॉलिंग मेथड को या तो ट्राई कैच ब्लॉक के हेल्प से इस एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा या फिर उसको भी जो एक्सेप्शन है वो भी अपने कॉलिंग मेथड को थ्रो कर देगा। दूसरा और इम्पॉर्टेंट एक बात है कि जब भी हम एक्सेप्शन कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं तो थ्रो करते टाइम हम एक मैसेज भी पास करते हैं कि एक्सेप्शन वेदर क्यों आया है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा माई एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर एक ये मैसेज एक्सेप्ट करेगा और जो भी सुपर क्लास यानी जो एक्सेप्शन के अंदर मैसेज फील्ड होगा उसके अंदर जो भी ये मैसेज पास करेंगे वो सेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये थोड़ा रेलेवेंट एग्जांपल है। मान लो कि हम एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास को क्रिएट करना चाहते हैं जिसका नाम है इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन। तो ये हम एक रन टाइम एक्सेप्शन बना रहे हैं क्योंकि जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग है, जो मॉडर्न जावा कोडिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी लेटेस्ट कोड हम लिखते हैं स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन के अंदर, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें रिकमेंड किया जाता है कि हमें रन टाइम एक्सेप्शन को ज़्यादा यूज़ करें, या फिर हम बोल सकते हैं रन टाइम एक्सेप्शन या फिर जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं। क्यों? तो क्योंकि जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है उसको हमें इमीडिएटली हैंडल नहीं करना होता है। जो भी कॉलिंग मेथड है उसको ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ नहीं करने का ज़रूरत है, या फिर उसको भी वो जो एक्सेप्शन है उसको थ्रोज कीवर्ड के थ्रू बबल अप करने का ज़रूरत नहीं है। इससे जो ओवरऑल हमारा कोड है वो काफ़ी ज़्यादा एक तो वर्बोस नहीं होता है, ज़्यादा हमें बॉयलर प्लेट कोड ऐड करने का ज़रूरत नहीं होता है, और थोड़ा परफॉर्मेंस के भी ऊपर ये ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड नहीं डालता है। तो यहाँ पर जो इसका अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर, तो एक हमने एरर कोड डाला है जो कि यूजुअली हमें डालना भी चाहिए। जब भी हम एक एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं तो एक एरर कोड है, और सेम इधर अपना एरर कोड को गेट करने के लिए गेट मेथड है, और जो भी हमारा पेरेंट क्लास है तो उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ये मैसेज को पास कर रहे हैं। और जब भी हम ये एक्सेप्शन क्लास को थ्रो करेंगे इस कस्टम एक्सेप्शन को, तो हमें दो पैरामीटर बेसिकली पास करना होगा। एक तो मैसेज जो हम यूज़र को देना चाहते हैं, और दूसरा एरर कोड, ताकि एरर कोड के ही बेसिस पर जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो यूज़र को मैसेज दिखाएं। और इसको बेसिकली हम यूज़ कैसे करेंगे, तो किसी भी मेथड के अंदर जहाँ पे हम लॉजिक को चेक कर रहे हैं और वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो यूज़र है उस यूज़र के अकाउंट में अभी जो करंट बैलेंस है वो कम है जितना वो निकालना चाह रहा है, तो वहाँ पे हम ये बोलेंगे कि इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन, कि आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है ही नहीं जितना आप निकालना चाह रहे हो।
दूसरा हम देखते हैं कि जब हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब भी हम रन टाइम एक्सेप्शन को क्रिएट करते हैं, तो वो होता क्या है कि एक तो यूज़र जो भी रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया है और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते टाइम अगर हमें कोई भी एक ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन मिला जहाँ पे जो भी यूज़र का रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसे हमें डेटा के अंदर इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिल सकता है और प्लस वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने पर हमें एक प्रॉब्लमैटिक बिजनेस एरर देखने को मिलेगा। तो जब भी हम रन टाइम एक्सेप्शन को किसी भी मेथड के अंदर से थ्रो करते हैं तो इमीडिएटली यूज़र का जो भी रिक्वेस्ट है वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल हो जाता है। और स्प्रिंग बोट के अंदर हमें ये भी एक चीज़ ध्यान देने का ज़रूरत है कि जो भी एक्सेप्शन है वो धीरे धीरे बबल अप होकर अपने कॉलिंग मेथड के पास जाता है, इन केस अगर किसी भी मिडिल लेयर में ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ नहीं किया गया है तो। और जो भी एक्सेप्शन है वो अपने कॉलिंग मेथड के पास पहुंचा और कॉलिंग मेथड के पास भी अगर ट्राई कैच ब्लॉक नहीं है तो उस केस में जो स्प्रिंग बोट है वो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर को यूज़ करता है। जो भी रन टाइम एक्सेप्शन हमारे एप्लीकेशन को मिला है या फिर किसी भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते टाइम कोई भी अगर रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो किया गया है तो यूजुअली क्या होता है, ये बेसिकली मैं एक डाउट को ही क्लियर कर रहा हूँ कि यूजुअली क्या होता है कि जो भी हमें फर्स्ट रिक्वेस्ट आता है तो वो कंट्रोलर लेयर के पास आता है, फिर वो धीरे धीरे प्रोपोगेट होता है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। पर इन केस अगर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते टाइम कहीं भी एक्सेप्शन आया तो वो जो एक्सेप्शन है वो धीरे धीरे पॉपुलेट होते हुए जो हमारा कॉलिंग कंट्रोलर क्लास है और उसके अंदर जो कॉलिंग मेथड है उसके पास पहुंचता है। और उस मेथड के अंदर अगर हमने उस पर्टिकुलर रन टाइम एक्सेप्शन के लिए कोई भी ट्राई कैच ब्लॉक को अगर यूज़ नहीं किया है तो फिर वो उस केस में जो रेस्ट कंट्रोलर है उसके पास जाता है। और रेस्ट कंट्रोलर में बेसिकली हम क्या काम करते हैं कि जो भी हमारा कस्टम एक्सेप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन हो गया, या फिर हम इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं जैसे यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन या फिर ब्रोकन फाइल एक्सेप्शन। तो उस केस में हम बेसिकली क्या काम करते हैं कि यूज़र को रिस्पॉन्स हम भेजते हैं। रिस्पॉन्स भेजने का जो तरीका है, हम बेसिकली रिस्पॉन्स एंटिटी जो क्लास है इसके अंदर जो भी एरर है उसको पैक कर देते हैं कि जो एक्सेप्शन के अंदर से ये जो हमारा एक्सेप्शन है इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन, इसके अंदर क्या मैसेज है, कोड क्या है और कब ये आया है, इन सभी को पैक करके और फिर हम यूज़र को एक स्टेटस कोड के साथ ये वैल्यू को सेट कर देते हैं। बट यूजुअली क्या होता है कि जब भी एक रिक्वेस्ट प्रॉपरली सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाता है तो फिर जो कंट्रोलर क्लास के अंदर जो मेथड है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है कि यूज़र को क्या रिस्पॉन्स भेजना है। पर इन केस कोई रन टाइम एक्सेप्शन आ गया या फिर कोई भी एक्सेप्शन आ गया और उसको ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर हैंडल कर रहा है, तो उस केस में जो रिस्पॉन्स है, यूज़र को जो रिस्पॉन्स है वो कंट्रोलर क्लास से नहीं जाएगा बल्कि ये जो हमारा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है इस क्लास से जाएगा। तो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर को बेसिकली क्रिएट करने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस को यूज़ करते हैं। जो भी हमारा क्लास है उसके ऊपर, जिस भी क्लास को हम चाहते हैं कि ये एक्सेप्शंस को ही सिर्फ हैंडल करें, तो उस क्लास के ऊपर हम रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस को यूज़ करते हैं, इस एनोटेशन को। दूसरा, जो इसके अंदर मेथड है, हम चाहेंगे कि अगर इस क्लास के अंदर 50 मेथड है तो वो 50 मेथड अलग अलग एक्सेप्शन को हैंडल करें। तो एक्सेप्शन को पकड़ने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन का यूज़ करते हैं और इसके अंदर जो भी हम एक्सेप्शन हैंडल करना चाहते हैं उसको पास करते हैं। और ये नीचे जो हमारा मेथड है इसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं कि किस तरीके से यूज़र को एक बढ़िया तरीके से मैसेज दिखाया जाए। तो ये है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी रन टाइम एक्सेप्शन हम ट्रिगर करते हैं, थ्रो करते हैं, और मान लो कोई एक हमारा एक ऐसा मेथड है जो कि किसी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर रहा है और उसके अंदर 5-6 हमारे पास डेटाबेस के
ऑपरेशंस हैं, तो इस मेथड के अंदर ये जो ट्रांजैक्शन मेथड है, इसमें मान लो कि आउट ऑफ 5 4 जो हमारा डेटाबेस के ऑपरेशन है वो प्रोसेस हो गया है। फिर 4th के बाद जो हमारा 5th डेटाबेस ऑपरेशन है उससे पहले ही अगर एक रन टाइम एक्सेप्शन आ गया, तो उस केस में जो ट्रांजैक्शन एनोटेशन है ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को यूज़ करता है। जैसे जब भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो ये डेटाबेस को इन्फॉर्म करता है कि ये एक ट्रांजैक्शन का, ये जितने भी डीबी ऑपरेशंस है ये सब एक ट्रांजैक्शन को बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर वो स्टार्ट कमांड साथ में भेज देता है। और इन केस अगर मिडिल ऑफ द 5 ट्रांजैक्शंस 5 डेटाबेस ऑपरेशन कहीं भी अगर हमें रन टाइम एक्सेप्शन देखने को मिलता है, तो बेसिकली रोल बैक के लिए ट्रांजैक्शन जो हमारा एनोटेशन है वो डेटाबेस को रोल बैक के लिए मैसेज सेंड कर देता है। तो ये ऑटोमेटिकली होता है जब भी हम रन टाइम एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। बट इन केस अगर हम एक ऐसे कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं जो कि एक चेक्ड एक्सेप्शन है, तो उस केस में हमें उसे इमीडिएटली वहाँ पर हैंडल करना होता है। तो थोड़ा हमें ये भी ध्यान में रखना होता है। और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम ट्रांजैक्शन एनोटेशन के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों मेथड को एग्जीक्यूट करते टाइम हमें कोई एक एक्सेप्शन देखने को मिल जाए। ठीक, तो यूजुअली हम क्या काम करते हैं कि वो जो एक्सेप्शन है उसको हम लॉग में प्रिंट करवा देते हैं। बट जब भी ट्रांजैक्शन बेसिकली ट्राई कैच मेथड को जब भी देखता है तो ये सोचता है कि जो भी एक्सेप्शन होगा वो बेसिकली वो डेवलपर हैंडल कर लिया होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन को रोल बैक करने के लिए हम वापस से कैच ब्लॉक के अंदर से जो भी हमारा एक्सेप्शन आया था उसको हम वापस से रिट्रिगर करें। तो ये सारे कुछ डाउट्स थे, तो वो भी मैंने अभी साथ साथ में क्लियर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ थ्रोएबल क्लास इन जावा। तो जावा के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होता है थ्रोएबल क्लास करके। तो ये क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है कि थ्रोएबल क्लास इज़ सुपर क्लास ऑफ ऑल एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन एंड एरर। तो बोला जा रहा है कि जावा के अंदर जो थ्रोएबल क्लास है ये बेसिकली ये बेसिकली एक सुपर क्लास है। मतलब जो हमारा एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन है और जो एरर क्लास है, ये सब बेसिकली चाइल्ड क्लासेस हैं थ्रोएबल क्लास के। एंड थ्रोएबल इंक्लूड्स गेट मैसेज एंड प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो बोला जा रहा है कि ये जो थ्रोएबल क्लास है इसके अंदर हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स देखने को मिलते हैं। एक तो गेट मैसेज, दूसरा है प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो हमें ऑलरेडी पता है कि गेट मैसेज की हेल्प से हमें बेसिकली पता चलता है कि जो एक्सेप्शन है उसको क्यों थ्रो किया गया है, कौन सा एक कंडीशन है जिसको जो भी रिक्वेस्ट है वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है। दूसरा है प्रिंट स्टैक ट्रेस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेथड है, क्योंकि ये हमें एग्जैक्टली बताता है कि कौन से क्लास के अंदर, कौन से मेथड के अंदर और कौन से लाइन के अंदर हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो ये है। और दूसरा, हमें कभी भी थ्रोएबल और एरर, ये जो दो इम्पॉर्टेंट क्लास हैं, इनको ट्राई कैच ब्लॉक की हेल्प से हैंडल नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको छोड़ देना चाहिए ताकि जेवीएम इनको खुद ही हैंडल करे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर इन जावा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि जावा के अंदर ये जो दो इम्पॉर्टेंट क्लास हैं, एक्सेप्शन और एरर, तो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो हम आंसर देखते हैं। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर आर exceptions are recoverable issues, for example input output exception and SQL exception। तो बोला जा रहा है कि जो मेन डिफरेंस है एक्सेप्शन और एरर के बीच में वो ये है कि जो एक्सेप्शन होते हैं ये रिकवरेबल होते हैं। मतलब
इन सभी इश्यूज़ को हम बेसिकली यूज़र को बताते हैं कि ये इशू आ गया है, तो आपका जो भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है उसको हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इनपुट मिला है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। तो यूज़र बेसिकली फिर करेक्ट इनपुट हमें भेज सकता है, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में बेसिकली यूज़र का जो भी रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो जाएगा। वेयर एज एरर के केस में क्या होता है कि एरर्स आर अनरिकवरेबल इशूज़, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ मेमोरी एरर और स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो एरर बेसिकली ऐसे इश्यूज होते हैं जिसको रिकवर नहीं कर सकता है यूज़र, जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर हो गया या फिर स्टैक ओवरफ्लो एरर हो गया। तो अगर ये सारे एरर आते हैं तो जो भी एंड यूज़र है वो क्या ही कर सकता है इन सभी इश्यूज़ में। तो इसी के लिए ये सारे इश्यूज़ हम यूज़र को नहीं भेजते हैं, इनको हम हैंडल करने देते हैं जो हमारा JVM है। तो जो भी अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन होगा वो JVM ही देखता है इसको, वैसा। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ नल पॉइंटर एक्सेप्शन एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट इट। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है और इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। तो इधर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि प्रिवेंटिंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो देयर आर टू वेज टू प्रिवेंट फ्रॉम null pointer exception. The first one is by using optional classes. We can use optional dot of nullable, and the second one is by using objects dot require not null value. तो बोला जा रहा है कि अगर हमें अपने एप्लीकेशन में नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचना है, जो कि प्रोग्रामिंग में वन ऑफ द वर्स्ट और मोस्ट कॉमन एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, तो वो है ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और बहुत सारे केसेस में हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है या फिर जो रिक्वेस्ट है वो क्लोज हो जाए, तो हमें काफ़ी बार चेक करना होता है नल पॉइंट एक्सेप्शन को, कि जो भी हम प्रोसेस करने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले हम श्योर हो जाते हैं कि वेदर जो ऑब्जेक्ट है वो इवन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो वेदर एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हमारे पास दो तरीका है। पहला, हम ऑप्शनल क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल क्लास हमें बेसिकली ऑफ नलेबल एक मेथड देता है। बेसिकली ऑप्शनल क्लास के अंदर हमें बहुत सारे मेथड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें इंश्योर करने में हेल्प करते हैं कि वेदर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक तो इसके हेल्प से हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड कर सकते हैं, और दूसरा, हमें जो ऑब्जेक्ट क्लास है जो कि वन ऑफ द सुपर क्लास है, तो इसके अंदर भी हमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड देखने को मिलता है, रिक्वायर नल वैल्यू। तो बेसिकली ये चेक करता है जो भी हम वैल्यू इसके अंदर पास करते हैं, तो उसके मेमोरी एड्रेस पे जाकर देखता है कि वेदर वहाँ पे कोई एक रियल ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर उस केस में हमारा जो रिक्वेस्ट है वो ओवरऑल स्टार्ट ही नहीं होता है, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है आगे प्रोसेस करके। तो ये है, और इस पर स्टार्ट करने का मतलब, इसको चलिए एक ये भी दिया हुआ है हमारे पास छोटा सा कोड स्निपेट, कि एक हमने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने नल वैल्यू को डाल दिया, और फिर इधर हम वो चेक कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रिक्वायर नॉन नल, और वैल्यू को पास करके हम बोल रहे हैं इनकेस अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यूज़र को बता दो कि वैल्यू नॉट कैन नॉट बी नल करके, वैसा। तो ये अभी 4 क्वेश्चंस था जिसको हम अभी पार्ट 2 में कवर किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग 6 क्वेश्चन हम देख लेंगे, और ये क्वेश्चन आई गेस स्प्रिंग बूट से ही रिलेटेड है, स्प्रिंग बूट के एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड।